ओम ओम। आज हम फिर से जो द ऑफिसर्स एकेडमी का जो नोट्स है पॉलिटी का उसके तथ्यों को देखेंगे। आज लगभग 3 चैप्टर को देखेंगे। राज्य कार्यपालिका से संबंधित तथ्यों को और संविधान संशोधन और संवैधानिक संस्थाएं से संबंधित जो भी तथ्य है उनसे जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, अर्थात उस सभी तथ्यों को देखेंगे एक पूरा विस्तार से। ठीक है, उसके जो नोट्स है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। देख रहे हैं राज्य कार्यपालिका से संबंधित तथ्यों को देखेंगे, पढ़ेंगे। राज्यसभा के बारे में राज्यसभा दिया गया है अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा से संबंधित तथ्य दिया गया है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में दिया गया है। राज्यसभा की समान जानकारी पढ़ेंगे। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुआ। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुआ। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में राज्यसभा की कुल सीट 250 है, जिसमें 238 राज्यों एवं यूटी से आता है और 12 सीटें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में कुल 250 सीट है, जिसमें 238 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से आता है और 12 जो सीट है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का 1/3 सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। राज्यसभा की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है। राज्यसभा की प्रकृति अस्थायी सदन है। राज्यसभा की प्रकृति अस्थायी सदन है। राज्यसभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। केवल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा मतदान के द्वारा और प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा और राज्यसभा चुनाव में नोटा का प्रयोग नहीं होता है। राज्यसभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। राज्यसभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। केवल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा मतदान होता है। केवल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा मतदान होता है। प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राज्यसभा चुनाव में नोटा का प्रयोग नहीं होता है। लोकसभा से तुलना, लोकसभा से समानता राज्यसभा का, लोकसभा से समानता राज्यसभा का साधारण विधेयक का पुनः स्थापन एवं पारित होता है लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में। साधारण विधेयक का पुनः स्थापना एवं पारित होता है राज्यसभा दोनों में। संवैधानिक संशोधन विधेयक का स्थापन एवं पारित होता है। संवैधानिक संशोधन विधेयक का स्थापन एवं पारित होता है लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में। वित्त विधेयक का पुनः स्थापन भारत की संचित निधि से व्यय से संबंधित होता है। वित्त विधेयक का पुनः स्थापन भारत की संचित निधि से व्यय से संबंधित होता है लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में। राष्ट्रपति का निर्वाचन व महाभियोग दोनों लगा सकता है। राष्ट्रपति पर निर्वाचन व महाभियोग राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों लगा सकता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एवं पद से हटाया जाना संबंधित है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एवं पद से हटाया जाना संबंधित है राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों से। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं लेखा महानियंत्रक को पद से हटाने की सिफारिश कर सकता है राज्यसभा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं लेखा महानियंत्रक को पद से हटाने की सिफारिश कर सकता है लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों। राष्ट्रपति के अध्यादेश को स्वीकृति दे सकता है लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों। राष्ट्रपति के अध्यादेश को स्वीकृति दे सकता है दोनों। राष्ट्रपति के घोषित आपातकाल को स्वीकृति इत्यादि दे सकता है राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों। राष्ट्रपति के घोषित आपातकाल को स्वीकृति इत्यादि दे सकता है दोनों। विशेष शक्ति है राज्यसभा का। अनुच्छेद 249 में संसद को राज्य सूची पर विधि बनाने हेतु अधिकृत करता है 2/3 बहुमत से।
अनुच्छेद 249 में संसद को राज्य सूची पर विधि बनाने हेतु अधिकृत करता है 2/3 बहुमत से। अनुच्छेद 312 में नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है राज्यसभा। अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से शुरू होती है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से शुरू होती है। आपातकाल की घोषणा यदि लोकसभा भंग हो तब यह घोषणा अकेले राज्यसभा के अनुमोदन पर भी प्रभावी होगा। आपातकाल की घोषणा यदि लोकसभा भंग हो तब यह घोषणा अकेले राज्यसभा के अनुमोदन पर भी प्रभावी होगा। लोकसभा के साथ असमान स्थिति। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पुनः स्थापित होता है। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पुनः स्थापित होता है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृति या संशोधित नहीं कर सकती है। 14 दिनों के भीतर लोकसभा को लौटाना अनिवार्य होगा। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृति या संशोधित नहीं कर सकती है। 14 दिनों के भीतर लोकसभा को लौटाना अनिवार्य होगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसे बताने की अंतिम शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसे बताने की अंतिम शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। राज्यसभा सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकती है। अनुदान मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। राज्यसभा सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकती है। अनुदान मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित होता है। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित होता है। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती है। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती है। अब पढ़ेंगे राज्य कार्यपालिका से संबंधित तथ्यों को। पढ़ेंगे राज्य कार्यपालिका से संबंधित तथ्यों को। राज्य विधानमंडल का भाग 6 में है। अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक राज्य विधानमंडल से संबंधित तथ्य है। राज्य विधानमंडल का विषय है भाग 6 में और अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक राज्य विधानमंडल से संबंधित है। राज्य विधानमंडल विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर गठित होती है। राज्य विधानमंडल विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर गठित होती है। राज्य विधानमंडल विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर गठित होती है। विधानमंडल सत्र हेतु कोरम न्यूनतम 10 सदस्य या कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा होता है। विधानमंडल का सत्र हेतु कोरम होता है न्यूनतम 10 सदस्य या कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा होता है। पढ़ेंगे विधानसभा के बारे में। विधानसभा का सदस्य संख्या अधिकतम 500 हो सकता है और न्यूनतम 60 होता है। अपवाद में सिक्किम एवं गोवा छोड़कर, जिसमें सिक्किम एवं गोवा में विधानसभा की सीटें 40 है। विधानसभा के सदस्य संख्या अधिकतम 500 होता है और कम से कम 60 होना चाहिए। यह अपवाद स्वरूप है सिक्किम एवं गोवा। सिक्किम एवं गोवा में 40 विधानसभा की सीटें हैं। मुख्यमंत्री राज्य का सर्वोच्च जनप्रतिनिधि होता है। मुख्यमंत्री राज्य का सर्वोच्च जनप्रतिनिधि होता है। विधानसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के समान राज्य में शक्तियाँ व कार्य करती है। विधानसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के समान राज्य में शक्तियाँ व कार्य करती है। विधान परिषद 6 राज्यों में है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। विधान परिषद 6 राज्यों में है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। विधान परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 होती है। न्यूनतम संख्या 40 होती है। विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 होती है या न्यूनतम संख्या 40 होती है। विधान परिषद की निर्वाचन कुल सदस्यों का 1/3 स्थानीय निकायों द्वारा होता है। 1/12 हिस्सा राज्यों में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक द्वारा होता है और 1/12 हिस्सा 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग से होता है और 1/3 हिस्सा विधानसभा सदस्यों द्वारा होता है और 1/6 हिस्सा बाकी को राज्यपाल द्वारा नामांकित किया जाता है। विधान परिषद निर्वाचन कुल सदस्यों का 1/3 स्थानीय निकायों द्वारा होता है। 1/12 राज्यों में रह रहे 3 वर्ष से स्नातकों द्वारा होता है। 1/12 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग द्वारा होता है।
एक तिहाई विधानसभा सदस्यों द्वारा होता है और 1/6 बाकी को राज्यपाल द्वारा नामांकित किया जाता है। विधानसभा और विधान परिषद की सदस्य संख्या घटते क्रम में। राज्य विधानसभा और विधान परिषद। यूपी में विधानसभा की सीट है 403 और विधान परिषद का सीट है 100। यूपी में विधानसभा का सीट है 403 और विधान परिषद का सीट है 100। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का सीट है 294 और विधान परिषद का सीट है 0। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सीट है 294 और विधान परिषद का 0 है। महाराष्ट्र में विधानसभा का सीट है 288 और विधान परिषद है 78। महाराष्ट्र में विधानसभा की सीट है 288 और विधान परिषद की सीट है 78। बिहार में विधानसभा की सीट है 243 और विधान परिषद का है 75। बिहार में विधानसभा की सीट है 243 और विधान परिषद का सीट है 75। तमिलनाडु में विधानसभा की सीट है 234 और विधान परिषद का सीट है 0। तमिलनाडु में विधानसभा की सीट है 234 और विधान परिषद का सीट है 0। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीट है 230 और विधान परिषद का है 0। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीट है 230 और विधान परिषद का 0 है। कर्नाटक में विधानसभा की सीट है 224 और विधान परिषद का है 75। कर्नाटक में विधानसभा की सीट है 224 और विधान परिषद का सीट है 75। और राजस्थान में विधानसभा का सीट है 200 और विधान परिषद है 0। राजस्थान में विधानसभा की सीट है 200 और विधान परिषद का सीट है 0। गुजरात में विधानसभा का सीट है 182 और विधान परिषद का सीट है 0। गुजरात में विधानसभा का सीट है 182 और विधान परिषद का सीट है 0। आंध्र प्रदेश में विधानसभा का सीट है 175 और विधान परिषद का सीट है 50। आंध्र प्रदेश में विधानसभा का सीट है 175 और विधान परिषद का सीट है 50। उड़ीसा में विधानसभा का सीट है 147 और विधान परिषद का सीट है 0। उड़ीसा में विधानसभा का सीट है 147 और विधान परिषद का सीट है 0। केरल में विधानसभा का सीट है 140 और विधान परिषद का सीट है 0। केरल में विधानसभा का सीट है 140 और विधान परिषद का सीट है 0। असम में विधानसभा का सीट है 126 और 0 है विधान परिषद का। असम में विधानसभा का सीट है 126 और विधान परिषद का सीट है 0। तेलंगाना में विधानसभा का सीट है 119 और विधान परिषद का सीट है 40 है। तेलंगाना में विधानसभा का सीट है 119 और विधान परिषद का सीट है 40 है। पंजाब में विधानसभा का सीट है 117 और विधान परिषद का सीट है 0। पंजाब में विधानसभा का सीट है 117 और 0। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का सीट है 190 सीधे 90 और 0 है विधान परिषद का सीट है। छत्तीसगढ़ में 90 सीट है विधानसभा का। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का 90 सीट है। हरियाणा में विधानसभा का 90 सीट है। हरियाणा में विधानसभा का 90 सीट है और विधान परिषद का 0। झारखंड में 81 सीट है। झारखंड में 81 सीट है विधानसभा का और 0 सीट है विधान परिषद का। उत्तराखंड में 70 सीट है विधानसभा का और विधान परिषद का 0 सीट है। उत्तराखंड में विधानसभा का 17 सीट है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का 68 सीट है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का 68 सीट है और 0 सीट है विधान परिषद का। और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा का 60 सीट है। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा का 60 सीट है और विधान परिषद का 0। नागालैंड का विधानसभा में सीट 60 है। नागालैंड में विधानसभा में सीट 60 है। मणिपुर में विधानसभा में सीट 60 है। मणिपुर में विधानसभा में सीट 60 है। मेघालय में विधानसभा में सीट 60 है। मेघालय में विधानसभा में सीट 60 है। त्रिपुरा में विधानसभा में सीट 60 है। त्रिपुरा में विधानसभा में सीट 60 है। गोवा में विधानसभा में सीट 40 है। गोवा में विधानसभा में सीट 40 है। मिजोरम में विधानसभा में सीट 40 है। मिजोरम में विधानसभा में सीट 40 है। सिक्किम में विधानसभा में सीट 32 है। सिक्किम में विधानसभा में सीट 32 है। संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर भारत प्रशासनिक है। इसमें 90 नए परिसीमन के बाद सीट है विधानसभा का। जम्मू कश्मीर भारत प्रशासित है। इसमें 90 नए परिसीमन के बाद सीट है विधानसभा के। दिल्ली में विधानसभा की सीट 70 है। दिल्ली में विधानसभा की सीट 70 है। पुदुचेरी में विधानसभा की सीट 30 है। पुदुचेरी में विधानसभा की सीट 30 है। राज्य कार्यपालिका या विधायिका। राज्य कार्यपालिका या विधायिका से संबंधित अनुच्छेद को देखेंगे। राज्य कार्यपालिका या विधायिका से संबंधित अनुच्छेद और उसके विषय वस्तु से देखेंगे। अनुच्छेद 163 में है मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह
एवं सहायता देना। अनुच्छेद 163 में है मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देना। अनुच्छेद 166 में है राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही या संचालन करना। अनुच्छेद 166 में है राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही या संचालन करना। अनुच्छेद 167 में है राज्यपाल को सूचना देने संबंधी मुख्यमंत्री के दायित्व से संबंधित है। अनुच्छेद 167 संबंधित है राज्यपाल को सूचना देने संबंधी मुख्यमंत्री के दायित्व से है। अनुच्छेद 167 संबंधित है राज्यपाल को सूचना देने संबंधी मुख्यमंत्री के दायित्व से है। अनुच्छेद 168 संबंधित है राज्य में विधायिकाओं का गठन से। अनुच्छेद 168 संबंधित है राज्य में विधायिकाओं का गठन से। अनुच्छेद 169 संबंधित है विधान परिषदों का गठन अथवा उन्मूलन से। अनुच्छेद 169 संबंधित है विधान परिषदों का गठन अथवा उन्मूलन से। अनुच्छेद 170 संबंधित है विधानसभाओं के गठन से। अनुच्छेद 170 संबंधित है विधानसभाओं के गठन से। अनुच्छेद 171 संबंधित है विधान परिषदों के गठन से। अनुच्छेद 171 संबंधित है विधान परिषदों के गठन से। अनुच्छेद 172 संबंधित है राज्य विधायिकाओं का कार्यकाल से। अनुच्छेद 172 संबंधित है राज्य विधायिका का कार्यकाल से। अनुच्छेद 173 संबंधित है विधायिका की सदस्यता के लिए योग्यता से। अनुच्छेद 173 संबंधित है विधायिका की सदस्यता के लिए योग्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 173। अनुच्छेद 174 संबंधित है राज्य विधायिका के सत्र अवसान एवं भंग होना से संबंधित है। अनुच्छेद 174 संबंधित है राज्य विधायिका के सत्र अवसान एवं भंग होना से संबंधित है। अनुच्छेद 175 संबंधित है राज्यपाल का सदन को संबोधन करने से। अनुच्छेद 175 संबंधित है राज्यपाल का सदन को संबोधन करने से संबंधित है। अनुच्छेद 176 संबंधित है राज्यपाल का विशेष संबोधन से। अनुच्छेद 176 संबंधित है राज्यपाल का विशेष संबोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 177 संबंधित है मंत्रियों तथा महाधिवक्ता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 177 है मंत्रियों तथा महाधिवक्ता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 178 संबंधित है विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष से। अनुच्छेद 178 संबंधित है विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष से। अनुच्छेद 179 संबंधित है अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद त्याग या त्यागपत्र एवं पद से हटाया जाना से संबंधित है। अनुच्छेद 179 संबंधित है अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद त्याग या त्यागपत्र एवं पद से हटाया जाना से संबंधित है। अनुच्छेद 182 संबंधित है विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति से। अनुच्छेद 182 संबंधित है विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति से। अनुच्छेद 188 संबंधित है सदस्यों का शपथ ग्रहण से। अनुच्छेद 188 संबंधित है सदस्यों का शपथ ग्रहण से। अनुच्छेद 190 संबंधित है सीटों का रिक्त होने से। अनुच्छेद 190 संबंधित है सीटों का रिक्त होने से। अनुच्छेद 196 संबंधित है विधेयकों की प्रस्तुति एवं उन्हें पारित करने संबंधी प्रावधान से। अनुच्छेद 196 संबंधित है विधेयकों की प्रस्तुति एवं उन्हें पारित करने संबंधी प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 202 संबंधित है वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। अनुच्छेद 202 संबंधित है वार्षिक वित्तीय विवरण से। अनुच्छेद 332 संबंधित है विधानसभा में SC/ST आरक्षण से। अनुच्छेद 332 संबंधित है विधानसभा में SC/ST आरक्षण से। राज्य का महाधिवक्ता का अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है। राज्यपाल का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। राज्य का महाधिवक्ता यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पदासीन होता है महाधिवक्ता। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पदासीन होता है राज्य का महाधिवक्ता। राज्यपाल द्वारा निर्धारित वेतन होता है राज्य का महाधिवक्ता का। राज्यपाल द्वारा निर्धारित वेतन होता है राज्य का महाधिवक्ता का। राज्य का महाधिवक्ता का मुख्य कार्य है विधि संबंधी विषयों राज्य सरकार को सलाह देना। राज्य का महाधिवक्ता का मुख्य कार्य है विधि संबंधी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देना। अनुच्छेद 177 में महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा में कार्यवाहियों में बोलने एवं भाग लेने का अधिकार है लेकिन मत देने का नहीं है। अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा में कार्यवाहियों में बोलने एवं भाग लेने का अधिकार है लेकिन मत देने का नहीं है। पढ़ेंगे राज्यपाल का अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक राज्य के कार्यपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य के कार्यपालिका से संबंधित है।
राज्य का कार्यकारी या संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्य का कार्यकारी या संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है राज्यपाल। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है राज्यपाल। राज्यपाल समानतः प्रत्येक राज्य हेतु एक राज्यपाल आवश्यक है। समानतः प्रत्येक राज्य हेतु एक राज्यपाल होता है। 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। राज्यपाल का हरताय है वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु हो, विधानसभा के सदस्य चुने जाने योग्य हो एवं लाभ के पद पर न हो। राज्यपाल की हरताय है कि वह भारत का नागरिक हो, राज्यपाल 35 वर्ष की आयु हो, कम से कम विधानसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता हो और लाभ के पद पर न हो। ये सभी योग्यताएँ हैं राज्यपाल की। परंपरागत तौर पर राज्यपाल दूसरे राज्य का होता है, स्थानीय नहीं। परंपरागत तौर पर राज्यपाल दूसरे राज्य का होता है, स्थानीय नहीं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। प्रसाद पर्यंत कार्यकाल तय नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। प्रसाद पर्यंत कार्यकाल तय नहीं है। राज्यपाल की शक्तियाँ। राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति की तरह राज्य में होता है। राष्ट्रपति की तरह राज्य में होता है। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति की तरह राज्य में होता है। विधायी शक्तियाँ राष्ट्रपति की तरह राज्य में तथा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देने के बाद राज्यपाल की मंजूरी आवश्यक नहीं है। विधायी शक्तियाँ राष्ट्रपति की तरह राज्य में तथा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देने के बाद राज्यपाल की मंजूरी आवश्यक नहीं है। विधायी शक्ति पर वित्तीय राष्ट्रपति के समान अपवाद धन विधेयक राष्ट्रपति के विचार से सुरक्षित रख सकता है। राज्यपाल की वित्तीय शक्ति क्या है? राष्ट्रपति के समान है पर अपवाद स्वरूप धन विधेयक राष्ट्रपति के विचार से सुरक्षित रख सकता है। न्यायिक क्या है? राष्ट्रपति जैसे अपवाद में जैसे राज्यपाल मृत्यु दंड की सजा माफ़ नहीं कर सकता है तथा सैन्य अदालत सजा माफ़ी की शक्ति नहीं है। न्यायिक क्या है? राष्ट्रपति जैसे अपवाद में जैसे राज्यपाल मृत्यु की दंड की सजा माफ़ नहीं कर सकता है तथा सैन्य अदालत सजा माफ़ी की शक्ति नहीं है राज्यपाल में। विवेकाधीन शक्तियाँ विधानसभा में सरकार को बहुमत सिद्ध करने का आदेश दे सकता है राज्यपाल। विधानसभा में सरकार को बहुमत सिद्ध करने का आदेश दे सकता है राज्यपाल। राष्ट्रपति हेतु विचारार्थ विधेयक भेजता है राज्यपाल। राष्ट्रपति हेतु विचारार्थ विधेयक भेज सकता है राज्यपाल। अल्पमत में आए मुख्यमंत्री को बर्खास्तगी करता है राज्यपाल। अल्पमत में आए मुख्यमंत्री को बर्खास्तगी कर सकता है राज्यपाल। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है राज्यपाल। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है राज्यपाल। केंद्र शासित राज्य में अतिरिक्त प्रभार और प्रशासक कार्य के दौरान निर्णय ले सकता है राज्यपाल। केंद्र शासित राज्य में अतिरिक्त प्रभार और प्रशासक कार्य के दौरान निर्णय लेता है राज्यपाल। छठी अनुसूची के चारों राज्यों में रॉयल्टी निर्धारण करता है राज्यपाल। छठी अनुसूची के चारों राज्यों में रॉयल्टी निर्धारण करता है राज्यपाल। राज्य विधानमंडल एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करता है राज्यपाल। राज्य विधानमंडल एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त कर सकता है राज्यपाल। नोट: राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्य विधान मंडल द्वारा जारी अधिनियम के समान होती है। राज्यपाल एक अध्यादेश को किसी भी समय वापस कर सकता है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्य विधानसभा मंडल द्वारा जारी अधिनियम के समान होती है। राज्यपाल एक अध्यादेश को किसी भी समय वापस कर सकता है। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद विषय वस्तु। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 155 संबंधित है राज्यपाल की नियुक्ति से। अनुच्छेद 155 संबंधित है राज्यपाल की नियुक्ति से। अनुच्छेद 156 संबंधित है राज्यपाल का कार्यकाल से।
अनुच्छेद 156 संबंधित है राज्यपाल का कार्यकाल से। अनुच्छेद 157 संबंधित है नियुक्ति होने के लिए अर्हता से। अनुच्छेद 157 संबंधित है राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अर्हता से। अनुच्छेद 159 संबंधित है राज्यपाल की शपथ ग्रहण से। अनुच्छेद 159 संबंधित है राज्यपाल के शपथ ग्रहण से। अनुच्छेद 160 संबंधित है आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य से। अनुच्छेद 160 संबंधित है आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य से। अनुच्छेद 161 संबंधित है राज्यपाल को क्षमादान आदि की शक्ति से। अनुच्छेद 161 संबंधित है राज्यपाल को क्षमादान आदि की शक्ति से। अनुच्छेद 163 संबंधित है मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देने से। अनुच्छेद 163 संबंधित है मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देने से। अनुच्छेद 167 संबंधित है राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि का मुख्यमंत्री का दायित्व से। अनुच्छेद 167 संबंधित है राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि का मुख्यमंत्री का दायित्व से। अनुच्छेद 200 संबंधित है विधेयक पर सहमति से। अनुच्छेद 200 संबंधित है विधेयक पर सहमति से। अनुच्छेद 201 संबंधित है विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लेने से। अनुच्छेद 201 संबंधित है राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लेने से। अनुच्छेद 213 संबंधित है अध्यादेश जारी करने की शक्ति से। अनुच्छेद 213 संबंधित है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति से। अनुच्छेद 217 संबंधित है राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेने से। अनुच्छेद 217 संबंधित है राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेने से संबंधित है। अनुच्छेद 233 संबंधित है राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से। अनुच्छेद 233 संबंधित है राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से। अनुच्छेद 234 संबंधित है राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति। जिला न्यायाधीशों को छोड़कर इन नियुक्तियों में वह राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है। अनुच्छेद 234 संबंधित है राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति। जिला न्यायाधीशों को छोड़कर इन नियुक्तियों में वह राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है। नोट: राज्यपाल राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और कई की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है। राज्यपाल राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और कई की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है। अब पढ़ेंगे संविधान संशोधन से संबंधित जो भी तथ्य है उनको देखेंगे। प्रमुख संविधान संशोधन 10 अप्रैल 2022 तक कुल 105 संशोधित हुए हैं। प्रमुख संविधान संशोधन 10 अप्रैल 2022 तक कुल 105 संशोधन हुए हैं। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में आया। पंडित नेहरू के शासनकाल में संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें उल्लिखित विषयों को सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्ति से बाहर रखा गया है। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में आया। पंडित नेहरू के शासनकाल में संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें उल्लिखित विषयों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक समीक्षा की शक्ति से बाहर रखा गया। पांचवा संशोधन अधिनियम 1955 में आया। राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्य विधानमंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारण करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई। पांचवा संशोधन अधिनियम 1955 को आया। राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्य विधानमंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारण करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई। सातवां संशोधन अधिनियम 1956 में आया। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया तथा पहले की 3 श्रेणियों को समाप्त कर 14 राज्यों एवं 6 केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। सातवां संशोधन अधिनियम 1956 में आया। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया तथा पहले की 3 श्रेणियों को समाप्त कर 14 राज्यों एवं 6 केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। नौवां संशोधन अधिनियम 1960 में आया। संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके बेरूबारी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दिए गए। 1958 की संधि के अनुसार
9वां संशोधन अधिनियम 1960 में आया। संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके बेरूबारी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दिए गए 1958 की संधि के अनुसार। दसवां संशोधन अधिनियम 1961 में आया। दादरा एवं नगर हवेली भूतपूर्व पुर्तगाली क्षेत्र को भारतीय संघ यूटी के रूप में जोड़ा गया। 10वां संशोधन अधिनियम 1961 में आया। दादरा एवं नगर हवेली भूतपूर्व पुर्तगाली क्षेत्र को भारतीय संघ केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जोड़ा गया। 11वां संशोधन अधिनियम 1961 में आया। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में पद की रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। 11वां संशोधन अधिनियम 1961 में आया। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में पद की रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। 12वां संशोधन अधिनियम 1962 में आया। गोवा, दमन और दीव भारतीय संघ में शामिल हुए। 12वां संशोधन अधिनियम के तहत 1962 में आया। गोवा, दमन और दीव भारतीय संघ में शामिल हुआ। 13वां संशोधन अधिनियम 1962 में आया। नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। 13वां संशोधन अधिनियम 1962 में आया। नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। 18वां संशोधन अधिनियम 1966 में आया। भाषा के आधार पर पंजाब और हरियाणा का गठन किया गया। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 18वां संशोधन अधिनियम 1966 को आया। भाषा के आधार पर पंजाब और हरियाणा का गठन किया गया। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 21वां संशोधन अधिनियम 1967 को आया। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 21वां संशोधन अधिनियम 1967 में आया। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 22वां संशोधन अधिनियम 1969 को आया। असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। 22वां संशोधन अधिनियम 1969 को आया। असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। 24वां संशोधन अधिनियम 1971 को आया। संसद संविधान के किसी भी हिस्से में मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है तथा राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना बाध्यकारी होगा। 24वां संशोधन अधिनियम 1971 को आया। संसद संविधान के किसी भी हिस्से में मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है तथा राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना बाध्यकारी होगा। 25वां संशोधन अधिनियम 1971 में आया। अनुच्छेद 39 ख या ग में वर्णित निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए अनुच्छेद 14, 19 और 31 के अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। 25वां संशोधन अधिनियम 1971 को आया। अनुच्छेद 39 ख या ग में वर्णित निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 14, 19 और 31 के अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। 26वां संशोधन अधिनियम 1971 को आया। भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की उपाधियां एवं प्रिवी पर्स की समाप्ति से है। 26वां संशोधन अधिनियम 1971 में आया। भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की उपाधियों एवं प्रिवी पर्स की समाप्ति से है। 27वां संशोधन अधिनियम 1971 को आया। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 27वां संशोधन अधिनियम 1971 को आया। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 31वां संशोधन अधिनियम 1973 को आया। लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। 31वां संशोधन अधिनियम 1973 को आया। लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। 36वां संशोधन अधिनियम 1975 को आया। भारतीय संघ में सिक्किम को 52वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 36वां संशोधन अधिनियम 1975 को आया। भारतीय संघ में सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 को आया। प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्षता अखंडता शब्द जोड़े गए। भाग 4 के क में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। डीपीएसपी को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता दी गई। संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया। लोकसभा और विधानसभाओं की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। वन संपदा, शिक्षा तथा जनसंख्या नियंत्रण विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया।
42वां संशोधन अधिनियम 1976 प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए। भाग 4 के क में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। डीपीएसपी को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता दी गई। संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया। लोकसभा और विधानसभाओं की अवधि 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। वन संपदा, शिक्षा तथा जनसंख्या नियंत्रण विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 44वां संशोधन अधिनियम 1978 में आया। राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस कर सकता है। 44वां संशोधन अधिनियम 1978 को आया। राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति राष्ट्रीय आपात के संबंध में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही अनुच्छेद 352 लागू करेगा। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के बजाय विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। लोकसभा तथा राज्यसभा की अवधि पुनः 5 वर्ष की गई। 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही अनुच्छेद 352 लागू करेगा। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों के बजाय विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। लोकसभा तथा राज्यसभा की अवधि 5 वर्ष की गई। 52वां संशोधन अधिनियम 1985 के तहत दल बदल के मामले में आयोग घोषित करने की व्यवस्था हेतु 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 52वां संशोधन अधिनियम के तहत 1985 में आया। दल बदल के मामले में आयोग घोषित करने की व्यवस्था हेतु 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 53वां संशोधन अधिनियम 1986 के तहत अनुच्छेद 371 के जी के तहत मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। 53वां संशोधन अधिनियम 1986 के तहत अनुच्छेद 371 के जी के तहत मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। 55वां संशोधन अधिनियम 1986 के तहत हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। 55वां संशोधन अधिनियम 1986 के तहत हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। 56वां संशोधन अधिनियम 1987 के तहत गोवा को राज्य का दर्जा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 56वां संशोधन अधिनियम 1987 के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 58वां संशोधन अधिनियम 1987 के तहत संविधान का प्राधिकृत पाठ हिंदी भाषा में उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रपति को अधिकृत किया गया। 58वां संशोधन अधिनियम 1987 के तहत संविधान का प्राधिकृत पाठ हिंदी भाषा में उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रपति को अधिकृत किया गया। 61वां संशोधन अधिनियम 1989 के तहत मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। 61वां संशोधन अधिनियम 1989 के तहत मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। 65वां संशोधन अधिनियम 1990 के तहत अनुच्छेद 338 में संशोधन करके SC/ST आयोग का गठन किया गया। 65वां संशोधन अधिनियम 1990 के तहत अनुच्छेद 338 में संशोधन करके SC/ST आयोग का गठन किया गया। 69वां संशोधन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली NCR की स्थापना तथा दिल्ली विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। 69वां संशोधन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली NCR की स्थापना तथा दिल्ली विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। 70वां संशोधन अधिनियम 1992 के तहत दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। 70वां संशोधन अधिनियम 1992 के तहत दिल्ली और पुदुचेरी को विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। इकहत्तरवां संशोधन अधिनियम 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 71वां संशोधन अधिनियम 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान में
संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 74वां संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान में भाग 9 के क तथा 12वीं अनुसूची जोड़कर शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 74वां संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान में भाग 9 के क तथा 12वीं अनुसूची जोड़कर शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 76वां संशोधन अधिनियम 1994 के तहत तमिलनाडु सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण के उपबंध को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 76वां संशोधन अधिनियम 1994 के तहत तमिलनाडु सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण के उपबंध को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 83वां संशोधन अधिनियम 2000 के तहत अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति न होने के कारण उसे पंचायती राज में इसके लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट दी गई। 83वां संशोधन अधिनियम 2000 ईस्वी के तहत अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति न होने के कारण उसे पंचायती राज में इसके लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट दी गई। 84वां संशोधन अधिनियम 2001 के तहत लोकसभा एवं राज्य विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण पर 25 वर्ष के लिए वर्ष 2026 तक रोक लगा दिया गया। 84वां संशोधन अधिनियम 2001 के तहत लोकसभा एवं राज्य विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण पर 25 वर्ष के लिए वर्ष 2026 तक रोक लगा दिया गया। 85वां संशोधन अधिनियम 2001 के तहत SC/ST को सरकारी सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित है। 85वां संशोधन अधिनियम 2001 के तहत SC/ST को सरकारी सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित है। 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 21 क के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 51 क के तहत इसी से संबंधित 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई, जिसके तहत राज्य सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 21 के क के तहत राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 51 के क के तहत इसी से संबंधित 11 कर्तव्य जोड़ा गया। अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई, जिसके तहत राज्य सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। 87वां संशोधन अधिनियम 2003 के तहत परिसीमन में जनसंख्या के आधार 2001 की जनगणना होगी। 87वां संशोधन अधिनियम 2003 के तहत परिसीमन में जनसंख्या के आधार 2001 की जनगणना होगी। 89वां संशोधन अधिनियम 2003 के तहत अनुच्छेद 338 के क के तहत SC/ST आयोग का गठन किया गया। 89वां संशोधन अधिनियम 2003 के तहत अनुच्छेद 338 के क के तहत ST आयोग का गठन किया गया। 91वां संशोधन अधिनियम 2003 के तहत दल बदल कानून संशोधन कर केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया, जो कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक न हो सकती है। राज्य मंत्रिपरिषद में भी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी तथा 12 की संख्या से कम नहीं हो सकती। 91वां संशोधन अधिनियम 2003 के तहत दल बदल कानून संशोधन कर केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता दिया गया। मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया, जो कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। राज्य मंत्रिपरिषद में भी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी तथा 12 की संख्या से कम नहीं हो सकती है।
92वां संशोधन अधिनियम 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 92वां संशोधन अधिनियम 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 93वां संशोधन अधिनियम 2006 के तहत संविधान के अनुच्छेद 15 भाग 4 के तहत शिक्षण संस्थानों में SC, ST, OBC को दाखिले के लिए सीटें में आरक्षण दिया गया। 93वां संशोधन अधिनियम 2006 के तहत संविधान के अनुच्छेद 15 के धारा 4 के तहत शिक्षण संस्थानों में SC, ST, OBC को दाखिले के लिए सीटों में आरक्षण दिया गया। 94वां संशोधन अधिनियम 2006 के तहत बिहार के बजाय झारखंड में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। वर्तमान में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड में जनजातीय कल्याण मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। 94वां संशोधन अधिनियम 2006 के तहत बिहार के बजाय झारखंड में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। वर्तमान में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में जनजातीय कल्याण मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। 97वां संशोधन अधिनियम 2011 के तहत सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के ग के तहत मौलिक अधिकार बन गया। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 43 के ख शामिल तथा सहकारी समितियां नाम का नया भाग 9 के ख जोड़ा गया। 97वां संशोधन अधिनियम 2011 के तहत सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के ग के तहत मौलिक अधिकार बन गया। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 43 के ख शामिल तथा सहकारी समितियां का नाम का नया भाग 9 के ख जोड़ा गया। 99वां संशोधन अधिनियम 2014 के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NGAC का गठन किया गया। 99वां संशोधन अधिनियम 2014 के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC का गठन किया गया। 100वां संशोधन अधिनियम 2015 के तहत भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण किया गया। 100वां संशोधन अधिनियम 2015 के तहत भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि का हस्तांतरण किया गया। 101वां संशोधन अधिनियम 2017 के तहत वस्तु एवं सेवा कर GST लागू किया गया। 101वां संशोधन अधिनियम 2017 के तहत वस्तु एवं सेवा कर GST लागू किया गया। 102वां संशोधन अधिनियम 2018 के तहत अनुच्छेद 338 के ख द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 102वां का संशोधन अधिनियम 2018 के तहत अनुच्छेद 338 ख द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 103वां संशोधन अधिनियम 2019 के तहत सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की व्यवस्था किया गया। 103वां संशोधन अधिनियम 2019 के तहत सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण की व्यवस्था किया गया। 104वां संशोधन अधिनियम 2019 लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि तथा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के नाम निर्देशन हेतु आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध का समापन किया गया। 104वां संशोधन अधिनियम 2019 के तहत लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि तथा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में नाम के निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध का समापन किया गया। 105वां संशोधन अधिनियम 2021 के तहत आरक्षण हेतु विभिन्न जातियों को OBC श्रेणी में डालने का अधिकार राज्यों को भी दिया गया। 105वां संशोधन अधिनियम 2021 के तहत आरक्षण हेतु विभिन्न जातियों को OBC श्रेणी में डालने का अधिकार राज्यों को भी दिया गया। और पढ़ेंगे संवैधानिक संस्थाएं से संबंधित तथ्यों को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संवैधानिक संस्थाएं। पढ़ेंगे चुनाव आयोग के बारे में। चुनाव आयोग का वर्णन भाग 15 में है और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में चुनाव आयोग का चर्चा है। चुनाव आयोग का चर्चा भाग 15 में है और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग का चर्चा है। चुनाव आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ। चुनाव आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ। यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 324 में संसद, राज्य विधानमंडल
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। अनुच्छेद 324 के तहत संसद, राज्य विधानसभा, मंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। राज्यों में होने वाले पंचायतों व निगम चुनाव संबंधी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। राज्यों में होने वाले पंचायतों व नगर निगम चुनाव संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। चुनाव आयोग की संरचना 3 सदस्यीय होता है। मुख्य निर्वाचन आयोग और 2 अन्य निर्वाचन आयोग होता है। निर्वाचन आयोग की संरचना 3 सदस्यीय होता है। मुख्य निर्वाचन आयोग और 2 अन्य निर्वाचन आयोग होता है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। इस्तीफा किसी भी समय त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं या उन्हें कार्यकाल के पूर्व भी हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों के इस्तीफा किसी भी समय त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं या उन्हें कार्यकाल के पूर्व भी हटाया जा सकता है। पहले चुनाव आयोग 1 सदस्यीय आयोग था, परंतु अक्टूबर 1993 में 3 सदस्यीय बना दिया गया। पहले चुनाव आयोग 1 सदस्यीय आयोग था, परंतु अक्टूबर 1993 में 3 सदस्यीय बना दिया गया। चुनाव आयोग का कार्य है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाता सूची तैयार करवाना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव करवाना एवं आचार संहिता तैयार एवं लागू करवाना, ये सब चुनाव आयोग का कार्य है। चुनाव आयोग का कार्य है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन कराना, मतदाता सूची तैयार करवाना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव करवाना, आचार संहिता तैयार एवं लागू करवाना, ये सब चुनाव आयोग का क्या है, कार्य है। चुनाव आयोग के सदस्यों के वेतन एवं भत्ता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान एवं भारत के संचित निधि पर भारित होता है। चुनाव आयोग के सदस्यों के वेतन एवं भत्ता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान मिलता है। वेतन एवं भत्ता और भारत के संचित निधि पर भारित होता है। चुनाव आयोग के सदस्यों का वेतन। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, जो 1950 से 1958 तक रहा। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे कौन? सुकुमार सेन। पहले सुकुमार सेन थे चुनाव आयोग के अध्यक्ष, जो 1950 से लेकर 1958 तक रहा। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे 1950 से लेकर 1958 तक। भारत के दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त थे के सुंदरम, 1958 से लेकर 1967 तक। दूसरे चुनाव आयुक्त थे के सुंदरम, 1958 से लेकर 1967 तक। तीसरे चुनाव आयुक्त थे SC सेन वर्मा, 1967 से लेकर 1972 तक। तीसरे चुनाव आयुक्त थे SC सेन वर्मा, 1967 से लेकर 1972 तक। चौथे चुनाव आयुक्त थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह, 1972 से लेकर 1973 तक। चौथे मुख्य चुनाव आयुक्त थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह, 1972 से लेकर 1973 तक। और पांचवें मुख्य चुनाव आयुक्त थे T स्वामीनाथन, 1973 से लेकर 1977 तक। पांचवें मुख्य चुनाव आयुक्त थे T स्वामीनाथन, 1973 से लेकर 1977 तक। श्रीमती VS रामादेवी, ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे 1990 से लेकर 1990 तक ही रहा है। एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थे। एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त श्रीमती VS रामादेवी थे 1990 से लेकर 1990 तक। एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थे श्रीमती VS रामादेवी, 1990 से लेकर 1990 तक। ये 9वां थे। भारत के 23वां चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा थे, 2018 से लेकर अप्रैल 2021 तक। भारत के 23वां और अंतिम से 23वां चुनाव आयुक्त थे सुनील अरोड़ा, 2018 से लेकर 2021 तक। भारत का 24वां चुनाव आयुक्त थे सुशील चंद्र, 2021 से लेकर 2022 तक। भारत के 24वां चुनाव आयुक्त थे सुशील चंद्र, 2021 से लेकर 2022 तक। और वर्तमान
चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, 2022 से लेकर अब तक है। वर्तमान चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, वो 2022 से लेकर अब तक है। वर्तमान चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, 2022 से लेकर अब तक है। वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी किया जाता है। एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले किया जा सकता है। वित्त आयोग का संरचना एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। वित्त आयोग का संरचना एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। वित्त आयोग के सदस्यों का कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय या पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। वित्त आयोग के सदस्यों का कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय किया जाता है या पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता क्या है? संविधान ने संसद को योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है। वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता क्या है? संविधान ने संसद को योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है। अध्यक्ष के लिए सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए। वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होगा वह सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए। वित्त आयोग का सदस्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति हो, भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञानी हो, प्रशासन और वित्तीय मामलों का अनुभवी हो एवं अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो। वित्त आयोग के सदस्य वो हो सकता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति हो, भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञानी व्यक्ति हो, प्रशासन और वित्तीय मामलों का अनुभवी हो और अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो। ये सभी वित्त आयोग के सदस्य हो सकते हैं। और वित्त आयोग के कार्य क्या है? वित्त आयोग के सदस्यों के कार्य क्या है? राष्ट्रपति को निम्नलिखित सिफारिशें अनुच्छेद 281 के तहत देता है। संघ एवं राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण एवं राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन करने से संबंधित है। भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत से संबंधित है। राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर नगर पालिका एवं पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए जरूरी उपाय से संबंधित है। राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य विषय सौंपे जाने पर सलाह से संबंधित है। वित्त आयोग का कार्य क्या है? वित्त आयोग का कार्य है राष्ट्रपति को निम्नलिखित सिफारिशें अनुच्छेद 281 के तहत देता है। राष्ट्रीय कार्य है वित्त आयोग कार्य है राष्ट्रपति को निम्नलिखित सिफारिशें अनुच्छेद 281 के तहत देता है। संघ एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आगमों का वितरण एवं राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन कर सकता है। भारत की संचित निधि से राज्यों और राजस्व की सहायता अनुदान की शासित करने वाले सिद्धांत दे सकता है। वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर नगर पालिका एवं पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए जरूरी उपाय बता सकता है। राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य विषय सौंपे जाने पर सलाह दे सकता है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। इसकी सिफारिश की प्रकृति सलाहकारी होती है और इनको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रकृति सलाहकारी होती है, इनको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। अब गठित वित्त आयोग। पहला वित्त आयोग की नियुक्ति 1951 में हुआ था। इसका अध्यक्ष के.सी. नियोगित है और इसका अवधि 1952 से लेकर 1957 तक था। पहला वित्त आयोग की नियुक्ति 1951 में हुआ था। इसके अध्यक्ष के.सी. नियोगित थे और इसका अवधि 1952 से लेकर 1957 तक था। दूसरा वित्त आयोग की नियुक्ति 1956 में हुआ था। इसके अध्यक्ष के संथानम थे और इसका अवधि 1957 से लेकर 1962 तक था। दूसरा वित्त आयोग की नियुक्ति 1956 में हुआ। इसके अध्यक्ष के संथानम थे और इसका अवधि 1957 से लेकर 1962 तक था। तीसरा वित्त आयोग की नियुक्ति 1960 में हुआ। इसके अध्यक्ष के चंद्रा थे और इसका अवधि 1962 से लेकर 1966 तक था। तीसरा वित्त आयोग की नियुक्ति 1960 में हुआ। इसका अध्यक्ष के चंद्रा थे और इसकी अवधि 1962 से लेकर 1966 तक है। 13वां वित्त आयोग की नियुक्ति 2007 में हुआ। इसके अध्यक्ष डॉक्टर विजय एल केलकर थे और
इसकी अवधि 2010 से 2015 तक था। 14वां वित्त आयोग की नियुक्ति 2013 में हुआ। इसकी अध्यक्ष वाई रेड्डी थे और ये 2015 से लेकर 2020 तक इसका कार्यकाल रहा। 14वां वित्त आयोग की नियुक्ति 2013 में हुआ था। इसके अध्यक्ष वाई रेड्डी थे और इसका अवधि 2015 से लेकर 2020 तक था। अब 15वां वित्त आयोग की नियुक्ति 2017 में ही हुआ था। इसके अध्यक्ष NK सिंह है और इसका अवधि 2020 से 21 से 2025 तक है। 15वां वित्त आयोग की नियुक्ति 2017 में हुआ था। ये NK सिंह इसके अध्यक्ष हैं और इसका अवधि 2020-21 तथा 2021 से लेकर 25 तक है। पढ़ेंगे संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन भाग 14 में है और अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक में है। संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन भाग 14 में है, संविधान के भाग 14 में है और अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। संघ लोक सेवा आयोग की संरचना है, एक अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्य इसमें होता है। संघ लोक सेवा आयोग की संरचना है, एक अध्यक्ष इसमें होता है और कुछ अन्य सदस्य होता है। सदस्य की संख्या संविधान में उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति आयोग की संरचना का निर्धारण करता है। संघ लोक सेवा आयोग की सदस्यों की संख्या संविधान में उल्लेखित नहीं है। राष्ट्रपति आयोग की संरचना का निर्धारण करता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की योग्यता है, संविधान में उल्लेख नहीं है। हालांकि यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव रखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की योग्यता संविधान में उल्लेखित नहीं है। हालांकि यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव रखते हैं। संविधान में राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों को सेवा की शर्तें निर्धारण करने का अधिकार दिया है। संविधान में राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों को सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है। संविधान में राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी हो। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी हो। ये त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य त्यागपत्र अपना राष्ट्रपति को देते हैं। निष्कासन की शर्तें क्या है? संघ लोक सेवा आयोग में दिवालिया घोषित होने पर, कर्तव्य के बाहर किसी अन्य वेतन नियोजन में कार्यरत होने पर, मानसिक या शारीरिक क्षमता के आधार पर तथा सावित कदाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद ये सब निहारता क्या शर्तें हैं? संघ लोक सेवा आयोग के निष्कासन की शर्तें हैं दिवालिया घोषित होने पर, कर्तव्य के बाहर किसी अन्य वेतन नियोजन में कार्यरत होने पर, मानसिक या शारीरिक क्षमता के आधार पर तथा साबित कदाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद ये सब हो सकता है। संघ लोक सेवा आयोग का कार्य है भारत के केंद्रीय भर्ती अभिकरण या संस्थान करना। कार्य है संघ लोक सेवा आयोग का कार्य है भारत के केंद्रीय भर्ती का अभिकरण या संस्थान का कार्य है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग यह एक संवैधानिक निकाय है, न कि संवैधानिक। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग यह एक सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए होता है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए होता है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन राज्य विधानमंडल के आग्रह पर संसद द्वारा किया गया। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संघ राज्य विधानमंडल के आग्रह पर संसद द्वारा किया गया। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति बर्खास्त भी कर सकता है। तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति बर्खास्त भी कर सकता है। आयोग की संख्या और सेवा की शर्तें राष्ट्रपति निर्धारित करता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की संख्या और सेवा की शर्तें राष्ट्रपति निर्धारित करता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग
की वार्षिक रिपोर्ट संबंधित राज्यपाल को सौंपता है। संयुक्त राज्य लोकसेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट संबंधित राज्यपाल को सौंपता है। राज्य लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा भाग 14 में है और अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में चर्चा है इसका। राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा भाग 14 में है और अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा होता है। राज्य लोक सेवा आयोग की संरचना एक अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्य होते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्य होते हैं। सदस्य की संख्या संविधान में उल्लेख नहीं है। राज्यपाल आयोग की संरचना का निर्धारण करता है। राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्य संख्या संविधान में उल्लेखित नहीं है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संरचना का निर्धारण करता है। योग्यता संविधान में उल्लेखित नहीं है। हालांकि यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्य भारत या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव रखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की योग्यता है संविधान में उल्लेख नहीं है। हालांकि यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव रखते हैं। संविधान में राज्यपाल को अध्यक्ष तथा सदस्यों का सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। संविधान में राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा अध्यक्ष की सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र देता है राज्यपाल को। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र देता है राज्यपाल को। राज्य लोक सेवा आयोग के निष्कासन की शर्तें हैं। दिवालिया घोषित होने पर, कर्तव्य के बाहर किसी अन्य वेतन नियोजन में कार्यरत होने पर, मानसिक या शारीरिक क्षमता के आधार पर तथा साबित कदाचार के मामले में के बाद है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के निष्कासन की शर्तें हैं। दिवालिया घोषित होने पर, कर्तव्य के बाहर किसी अन्य वेतन नियोजन में कार्यरत होने पर, मानसिक या शारीरिक क्षमता के आधार पर तथा साबित कदाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, राज्यपाल नहीं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, राज्यपाल नहीं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्य है राज्य की सेवा में नियुक्ति हेतु परीक्षाओं का आयोजन कराना। राज्य लोक सेवा आयोग के आयोग का कार्य है राज्य की सेवाओं में नियुक्ति हेतु परीक्षाओं का आयोजन करवाना। भारत सरकार अधिनियम 2019 के अनुसार वर्ष 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार वर्ष 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार न केवल संघ लोक सेवा आयोग बल्कि प्रांतीय तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार न केवल संघ लोक सेवा आयोग बल्कि प्रांतीय तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। जीएसटी काउंसिल अनुच्छेद 279 के में दिया गया है। जीएसटी काउंसिल अनुच्छेद 279 के में दिया गया है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गठित है। जीएसटी काउंसिल 101वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गठित है। इसका सचिवालय दिल्ली में है। जीएसटी काउंसिल का सचिवालय दिल्ली में है। जीएसटी काउंसिल का प्रधान सचिव केंद्रीय राजस्व सचिव होता है। जीएसटी काउंसिल का सचिव प्रधान सचिव केंद्रीय राजस्व सचिव होता है। जीएसटी काउंसिल की दृष्टि में काउंसिल के कामकाज में सहकारी संघ के उच्च मानकों की स्थापित करता है। जीएसटी काउंसिल की दृष्टि में काउंसिल के कामकाज में सहकारी संघ के उच्च मानकों को स्थापित करता है। जीएसटी काउंसिल की संरचना है केंद्रीय वित्त मंत्री के अध्यक्ष होते तथा राजस्व अथवा वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री तथा प्रत्येक राज्य के मंत्री होते हैं। जीएसटी काउंसिल की संरचना है केंद्रीय वित्त मंत्री जो अध्यक्ष होते हैं, राजस्व अथवा वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री तथा प्रत्येक राज्य के मंत्री होते हैं। क्षेत्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष काउंसिल की प्रत्येक बैठक में अस्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। मतदान का अधिकार नहीं है।
जीएसटी काउंसिल के सदस्य क्षेत्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष काउंसिल के प्रत्येक बैठक में अस्थायी मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। मतदान का अधिकार नहीं है। जीएसटी काउंसिल के कामकाज है। काउंसिल के कुल सदस्यों की आधी संख्या प्रत्येक बैठक के लिए फोरम के रूप में अनिवार्य है तथा प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों के भारित मतों के 3/4 बहुमत से लिया जाता है। जीएसटी काउंसिल का कामकाज है। काउंसिल के कुल सदस्यों की आधी संख्या प्रत्येक बैठक के लिए एक फोरम के रूप में अनिवार्य है तथा प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों के भारित मतों के 3/4 बहुमत से लिया जाता है। परिसीमन आयोग। प्रत्येक जनगणना के बाद संसद द्वारा अनुच्छेद 82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। प्रत्येक जनगणना के बाद संसद द्वारा अनुच्छेद 82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। परिसीमन अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा आयोग की नियुक्ति किया जाता है। परिसीमन अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग की नियुक्ति किया जाता है। परिसीमन आयोग की संरचना है। सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश के अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त या इनके द्वारा नामित अन्य निर्वाचन आयुक्त तथा संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त होते हैं। परिसीमन आयोग की संरचना है। सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश या अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त या इनके द्वारा नामित अन्य निर्वाचन आयुक्त तथा संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त होते हैं। परिसीमन आयोग 1952, 1962, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। 1952, 1962, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। 1952, 1962, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिसीमन आयोग का कार्य है लोकसभा एवं राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन एवं पुनः समायोजन करना। परिसीमन आयोग का कार्य है लोकसभा एवं राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन एवं पुनः समायोजन करना। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग 1938 में दिया गया है। अनुच्छेद 338 में है अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 338 में है अनुच्छेद 338 में है अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। यह एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जातियों के लिए हितों की रक्षा हेतु कार्य करती है। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग यह एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जातियों के लिए हितों की रक्षा हेतु कार्य करती है। अनुच्छेद 338 के तहत मूलतः यह अनुच्छेद अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध करता है। अनुच्छेद 338 मूलतः यह अनुच्छेद अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध करता है। 1990 में सरकार ने 65वां संशोधन के माध्यम से इनके लिए एक बहुसदस्यीय SC/ST आयोग की स्थापना की। 1990 में सरकार ने 65वां संशोधन के माध्यम से इनके लिए एक बहुसदस्यीय SC/ST आयोग की स्थापना की। इसकी संरचना है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। अनुसूचित जातियों की संरचना होती है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। अनुसूचित जातियों के जो एथी होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। अनुसूचित जातियों के जो एथी होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। राष्ट्रपति इनकी सेवा शर्तें एवं कार्यकाल निर्धारित करते हैं। वर्तमान में कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्षों तक होता है। राष्ट्रपति इनकी अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग को इनकी राष्ट्रपति इनकी सेवा शर्तें एवं कार्यकाल निर्धारित करते हैं। वर्तमान में कार्यकाल पदभार करने की तिथि से 3 वर्षों तक होता है। अनुसूचित जाति या जनजाति का पर राष्ट्रीय आयोग जो है इनका कार्यकाल जो होता है पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष तक होता है। उनकी सेवा एवं शर्तें कार्यकाल निर्धारित करते हैं राष्ट्रपति।
ये वार्षिक रिपोर्ट सौंपते हैं राष्ट्रपति को। अनुसूचित जो जाति आयोग है इनका वार्षिक रिपोर्ट तो सौंपते हैं राष्ट्रपति को। वर्ष 2003 के 89वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आयोग को 2 भागों में विभाजित किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 में दिया गया है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये अनुच्छेद 338 के क में दिया गया है। वर्ष 2003 के 89वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आयोग को 2 भागों में विभाजित किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 में दिया गया है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये अनुच्छेद 338 के क में दिया गया है। SC/ST आयोग के प्रथम अध्यक्ष SH रामधन बने जो 1992 से लेकर 1995 तक रहे। SC/ST आयोग के प्रथम अध्यक्ष SH रामधन बने जो 1992 से लेकर 1995 तक रहे। वर्तमान अध्यक्ष विजय संपाला है। SC/ST आयोग के वर्तमान अध्यक्ष विजय संपाला है। SC/ST आयोग के वर्तमान अध्यक्ष विजय संपाला है। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन ये अनुच्छेद 338 क में दिया गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन ये अनुच्छेद 338 के क में दिया गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन का अनुच्छेद 338 क में दिया गया है। वर्ष 2004 से यह आयोग अस्तित्व में आया। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग वर्ष 2004 से यह आयोग अस्तित्व में आया। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की संरचना एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्य होते हैं। अनुसूचित जनजातियों की संरचना यह एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति एवं सेवा शर्तें तथा कार्यकाल का निर्धारण किया जाता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति एवं सेवा शर्तें तथा कार्यकाल का निर्धारण किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या कामकाज है। अनुसूचित जनजातियों एवं उनके अधिकारों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण तथा उनका निगरानी एवं उनका मूल्यांकन करना। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का कामकाज है। अनुसूचित जनजातियों एवं उनके अधिकारों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करना तथा उनका निगरानी एवं उनका मूल्यांकन करना। अनुसूचित जनजातियों के प्रथम अध्यक्ष 2004 से है। प्रथम अध्यक्ष कुंवर सिंह थे। अनुसूचित जनजातियों के प्रथम अध्यक्ष 2004 में बने, ये अध्यक्ष थे कुंवर सिंह। वर्तमान अध्यक्ष है हर्ष चौहान, 2021 से लेकर अब तक है। अनुसूचित जनजातियों के लिए वर्तमान अध्यक्ष है हर्ष चौहान, 2021 से लेकर अब तक है। इस प्रकार से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं ये ख़त्म हो चुका है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है द ऑफिसर्स एकेडमी का, और ये सभी एग्ज़ाम के लिए विशेषकर टीचर वाला एग्ज़ाम है, इसके लिए बहुत ही उपयोगी है। आज हम राज्य कार्यपालिका से संबंधित तथ्यों को देखे हैं, संविधान संशोधन से संबंधित तथ्यों को देखे हैं और संवैधानिक संस्था, ये तीनों से संबंधित नोट्स को देखे हैं जो द ऑफिसर एकेडमी का है। और ये आज का ये दूसरा वीडियो बनाए हैं, और इसको बार बार देखिए, पढ़िए और बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, और ये सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, ये दूसरा वीडियो था, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।